तो बेटा अब हमें स्टार्ट करना है अपने पास नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10 हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें हमें पहला पढ़ना है कैश बुक को। तो स्पेशल पर्पस बुक्स, और हम इसको बोलते हैं बेसिकली स्पेशल पर्पस बुक्स जो है अपने आप पे, ये कैश बुक फर्स्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सब्सिडरी बुक्स के बारे में। सब्सिडरी बुक्स होती हैं बेटा जो जो आपके लिए अकाउंटिंग में हेल्प करती हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं ये हेल्पिंग बुक्स होती हैं, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं सहायक किताबें, ठीक है, सहायक रिकॉर्ड होते हैं बेटा बेसिकली, ये हेल्प करते हैं। तो मीनिंग क्या है बेटा, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, ठीक है, ये हम जानने वाले हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कि सब्सिडरी बुक्स को, इनको हम लोग कैसे डिवीजन, इसका हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, जो आपके पास जितनी सब्सिडी बुक है, जो जर्नल है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। सब्सिडी बुक हमने कौन कौन सी बताई है यहाँ पे। एडवांटेज एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडी बुक्स, उसको बनाने की क्या क्या मतलब अच्छी अच्छी बातें, क्या क्या उसकी मेरिट्स है बेटा, ठीक है, एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक, फिर सीधे हम बात करेंगे बेटा कैश बुक के बारे में। फिर कितने टाइप की कैश बुक होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एंड देन उसका प्रोसीजर को समझेंगे कि कैश बुक को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जितने ट्रांजेक्शन होते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल एंट्री करते करते बेटा हमें इतना समझ में आता है कि जर्नल एंट्री से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक ही टाइप के, बहुत सारे हर बार रिपीट हो रहे हैं, और हम फर्दर सेम एंट्रीज एक्शन करे जा रहे हैं बेटा। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो काम होता है बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग में हमने चैप्टर 1 के अंदर ही ये बात कर ली थी कि अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये टाइम टाइम अपने को इवॉल्व किया, उसने इवॉल्व किया। तो जब देखा हमने जर्नल एंट्री करते करते हमारे पास बहुत लेंथी प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हमने अपने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके फिर हमने यहाँ पे इजाद किया क्या, सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती है बच्चे, सब्सिडरी बुक बेसिकली क्या होती है, हेल्प करती है जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में। जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस है उनको क्या करते हैं, हम स्पेशल पर्पस बुक्स बना करके उनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कैश बुक है, कोई ट्रांजेक्शन कैश का है तो उसे कैश में रिकॉर्ड कर देंगे। कोई ट्रांजेक्शन अगर बात कीजिए बेटा कि हम लोग सेल परचेज करते हैं, सामान को लेना और बेचना, सामान को लेना और बेचना उसको, तो अगर हम लोग बाय कर रहे हैं किसी चीज को तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बेच रहे हैं तो उसे हम सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। पर ये ध्यान रखना, परचेज बुक में और सेल बुक में एक सिंपल सा अंतर आता है। परचेज सेल, जब भी परचेज बुक और सेल बुक कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा, उधार का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। सर अगर वो कैश में हुआ परचेज एंड सेल, तो बट वो कैश बुक में पहुंच जाएगा, सिंपल, क्योंकि कैश बुक हम बना रहे हैं जो कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन आपने उधार में किया है तो आपका परचेज, अगर सपोज कीजिए आपने सामान बाय किया है, गुड्स अगर आपने परचेज किए तो परचेज बुक में जाएगा, सेल किया तो सेल्स बुक में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बच जाता है तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जिसके लिए कोई बुक नहीं है, जिसके लिए कोई भी बुक अभी तक नहीं बनी है, फिर उसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यस और नो? यस सर, मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यस सर, इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। फर्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, सब्सिडी बुक का मीनिंग क्या है बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप सबने बेटा जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ लिया बेटा, ठीक है, तो उसमें हमने जाना कि यहाँ पे ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसको हम जनरल बुक के अंदर, जनरल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे, लेजर्स के अंदर, तो उसको पोस्ट करते हैं फिर उसके बाद लेजर्स के अंदर, ठीक है। However, in business transactions, अगर ध्यान देने यहाँ पे, the number of transactions is usually very large. ये number of transactions कैसे अपने आप पे बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बहुत ज्यादा अपने आप पे, ठीक है। क्योंकि जब जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम आपसे बाय सेल हुआ होगा। तो अगर आपने गुड्स सपोज करो सेल किए तो आपने एक एंट्री पास की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन। अगर आपने गुड्स को बाय किया तो आप बाय सामान को बाय भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, फिर ठीक है, उसमें ही कुछ आपके नॉर्मल ट्रांजेक्शंस भी हो रहे हैं, नॉर्मल आपके इनकम एक्सपेंसेस भी हो रही हैं। तो इतने मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल देम इन सिंगल जर्नल बुक मेक वर्क लेंथी एंड इनकन्वीनियंट। इससे क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन सी आती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको कि जो काम है हमारे पास, वो ये काम थोड़ा आपका लेंथी हो जाता है, साथ साथ क्या इनकन्वीनियंट है बेटा। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू नंबर 1, अब जिसमें ट्रांजेक्शन मल्टीपल होते हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, कैश का लेना, कैश का देना, ये हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। कैश मतलब क्या है, जो नॉर्मली आपके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट है, जो बिजनेस आइडियली करते हैं। एक हो सकता है बेटा आपके पास सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो सकती है, ठीक है सर। अब ये जो ट्रांजेक्शन है,
अकर फ्रिक्वेंटली इन द लार्ज नंबर्स, ये बार बार रिपीट होते हैं। कैसे होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं, एक बार नहीं होते, ये मल्टीपल टाइम आपके रिपीट होते हैं ट्रांजेक्शंस। अब जरा ध्यान देना, टू मेक अकाउंटिंग मोर सिस्टमैटिक, अकाउंटिंग को थोड़ा इजी करने के लिए और सिंपल करने के लिए, अकाउंटिंग को मोर सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट ट्रांजेक्शंस, इन साथ साथ को एफिशिएंट बनाने के लिए जो ट्रांजेक्शंस है सिमिलर नेचर के, रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। भाई जितने भी ट्रांजेक्शन हुए इनको सिस्टमैटिक और एफिशिएंट वे में अगर आपको बरकरार रखना है, इनको ठीक ठाक रखना है बेटा, तो इनके लिए सेपरेट बुक्स बना दो। इनको इनके लिए क्या करो? सेपरेट बुक बना दो। कैश के ट्रांजेक्शन है तो ये अपनी कैश की बुक में जाएंगे, परचेज के ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में जाएंगे, सेल के ट्रांजेक्शन है तो सेल की बुक में जाएंगे बेटा। तो इससे क्या हो गया? मोर कन्वीनियंट वे हो गया आपके लिए कि एक पर्सन को हम लोगों ने सपोज करो परचेज का काम दिया, एक को सेल का काम दिया, एक को कैश का काम दिया, तो अब हम लोग बुक्स वाइज इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। यस यस सर, दीज बुक्स आर नोन एज, इन्हीं बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक और स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं। ठीक है? यस सर, मेरी बात यहां तक आप सबको समझ में आई होगी? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, The journal for convenience is divided into the following subsidiary book। अब जो जर्नल है, जो अभी तक हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन थे वो जर्नल में पास करते आते थे, सभी को हम लोग जर्नल में पास कर रहे थे, लेकिन अब बात की जा रही है कि जो जर्नल है उसे ब्रेक कर दो। रीजन क्या है? क्योंकि जर्नल के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एक लेंथी प्रोसेस बना देते हैं और क्या होता है? इनकन्वीनियंट होता है। उसको कन्वीनियंट बनाना तो कैसे बनाए? तो उसके लिए कहा जा रहा है अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो उसे आप कैश बुक में पास करो। अगर आपके पास सपोज करो आपने परचेज के ट्रांजेक्शन किए और वो भी उधार पे, किस पे? परचेज ट्रांजेक्शन जो आपने उधार में किए, तो यहां जाएंगे, क्योंकि कैश में अगर आपने परचेज की होगी तो कैश बुक में पहुंच जाएगा, लेकिन उधार में किया है कोई भी ट्रांजेक्शन आपने उठाया परचेज का तो परचेज बुक में जाएगा। ऐसे ही सेम अगर आपने उधार में, क्रेडिट में गुड्स को सेल किया है तो आप यहां पे उसकी एंट्री पास करोगे। सर अगर कैश में किया तो बेटा फिर अगेन कैश बुक में वो पहुंच जाएगा। यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, अगर सर कैश में हमने परचेज की थी फिर उसको रिटर्न कर रहे हो वो तो बेटा कैश बुक में ही जाएगी एंट्री। बट अगर आपने उधार पे सामान खरीदा था और उसको आप किसी भी रीजन से वापस कर रहे हो तो वो कहां जाएगा? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। सिमिलरली आपके पास क्या है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक भी ऐसी कुछ है। एंड देन लास्ट में आता है जर्नल प्रॉपर। इसका नाम बस है जर्नल प्रॉपर, एक्चुअल में जर्नल एंट्री है बेटा। क्या ये? जिसको कोई भी बुक नहीं माने वो सारे ट्रांजेक्शन कहां पे आते हैं? जर्नल प्रॉपर में आते हैं, जर्नल प्रॉपर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होगा तो कैश बुक में जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शंस, अगर मान के चलिए परचेज के ट्रांजेक्शन कैश में हो तो भी कैश बुक में, सेल ट्रांजेक्शन तो भी कैश बुक में। बट अगर मान के चलिए आपने उधार में सामान खरीदा है, गुड्स आपने बाय किए, जिस चीज का बिजनेस करते हो वो सामान अगर आपने लिया है तो आप उसे कहां रिकॉर्ड करने वाले हो? सर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे फिर उस केस के अंदर परचेज बुक या सेल बुक में। अगर आपने मशीन ली है तो बेटा, अगर आपने मशीन या कोई एसेट आपने फिक्स एसेट्स आपने बाय किए तो फिक्स एसेट अगर आपने बाय किए कैश में तो कैश बुक में जाएगा। बट आपने उधार भी लिया तो बेटा वो परचेज बुक में नहीं जा सकता क्योंकि उसका हम ट्रांजेक्शन नहीं करते, उसका हम बिजनेस नहीं करते, तो वो कहां जाएगा? वो आपका आता है जर्नल प्रॉपर में। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या कैश ट्रांजेक्शन है? नहीं। क्या वो परचेज सेल है? नहीं। तो कहां जाएगा? परचेज सॉरी जर्नल प्रॉपर में। क्या जर्नल प्रॉपर के अंदर से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। मतलब ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। अब एक एक करके पहले इनको समझ लेते हैं हम लोग, फटाफट से समझ लेते हैं। नंबर 1 पहले बार आता है आपके पास कैश बुक। कैश बुक क्या है बेटा? यूज्ड फॉर रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। ठीक है? आप इसमें एग्जांपल भी देख सकते हो। रिसीव 5000 फ्रॉम रमेश एंड पेड 2000 टू सुरेश, डिपॉजिट 3000 इनटू बैंक। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके कैश के, बैंक के ट्रांजेक्शन है, मतलब ये कौन सा है? नकद है। मतलब या तो पैसे आप निकाल रहे हो या पैसे आप जमा कर रहे हो। सॉल्व की सीधी बात। यस और नो? यस सर। सेकंड ट्रांजेक्शन आता है बेटा परचेज बुक, यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस। ध्यान देना बेटा यहाँ पे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स मीट फॉर रीसेल। ठीक है? मीट फॉर रीसेल मतलब इसको आपको सामान को बेचना है, इसी वजह से आपने सामान को बाय किया है। तो ऐसे गुड्स, ऐसे जो सामान आपने बाय किए हैं जिसको आप दोबारा रीसेल के पर्पज से ले रहे हो वो आपके कहां जाएंगे? परचेज बुक। लेकिन कंडीशन क्या है? ये किस पे होनी चाहिए? क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रेडिट परचेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए परचेज गुड्स वर्थ ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। आपने मोहन ट्रेडर्स से उधार पे सामान लिया है तो ये एंट्री आपकी कहां जाएगी? परचेज बुक के अंदर। कहां जाने वाली है? परचेज बुक के अंदर जाएगी। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? सेल्स बुक। क्या है बेटा? सेल्स बुक। अब सेल्स बुक के अंदर यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ 8,000 ऑन क्रेडिट टू राम एंड कंपनी। आपने राम एंड कंपनी को सामान उधार पे सेल किया है। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक इसको बोल सकते हैं हम लोग।
अब जैसे कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है यूज टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच वर प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट, जो आपने उधार पे लिया था, अगर आप सपोज करो किसी भी रीजन से उस सामान को वापस कर रहे हो तो आप उसे कहां पे एंटर करोगे? परचेज रिटर्न बुक के अंदर, परचेज रिटर्न बुक के अंदर पास करोगे। यस और नो? यस सर। आप ट्रांजेक्शन पढ़ पाओगे वर्थ ऑफ 10,000 टू मॉन्ट्रेडर। अभी हमने प्रीवियस, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था कि हम लोग सामान को बाय कर रहे थे, किससे? मोहन से। अब हम सामान को किसी भी रीजन से वापस कर रहे हैं तो कहां जाएगा आपका? वो आपका जाएगा परचेज रिटर्न बुक के अंदर। यस और नो? यस सर। सेकंड हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक की बात करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक की बात, यूज्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर विच वर सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट। जिसको हमने उधार पे बेचा था, किसी भी रीजन से उस आदमी ने हमें सामान वापस बेच दिया है, तो हम लोग उसे कहां पे रिकॉर्ड करें? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। उधार पे बेचा था बेटा, क्रेडिट पे बेचा था, जो ट्रांजेक्शन की थी हमने वो उधार पे की थी, मतलब क्रेडिट पे की थी, अब वो सामान वापस आ रहा है हमारे पास, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कहां पे? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। यस और नो? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा आपके पास यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। अब यार इसको ध्यान देना, जर्नल प्रॉपर को। जर्नल प्रॉपर यूज्ड टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव स्पेशल बुक्स। जो किसी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, जो किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, वो सभी ट्रांजैक्शन आपके कहां जाने वाले हैं? जर्नल प्रॉपर के अंदर। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया, मशीन पे खर्चा, तो ये कौन सा खर्चा है? नॉन कैश है, तो कैश बुक में जाएगा ही नहीं। क्या इससे हमने गुड्स बाय सेल किए? नहीं। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न? नहीं। तो ये कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर के अंदर बच्चे। ठीक है। बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं, ओपनिंग एंट्रीज हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक आपका, एडजस्टमेंट एंट्री है, जितने भी हैं ये सभी आपकी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देने की कोशिश की। ठीक है, मेरी बात यहां तक आप सबको समझ में आई होगी कि हमने टोटल जो जर्नल को है कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सर हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 पार्ट में पहला पार्ट कौन सा है बेटा आपका? आप बोलोगे कैश बुक। दूसरा क्या है? परचेज बुक। तीसरा क्या है? सेल्स बुक। चौथा क्या है बच्चे? परचेज रिटर्न। फिर क्या है? सेल्स रिटर्न। फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में एक ही बेटा हमारे पास जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी? यस सर। ओके, अब चलते हैं बेटा आगे। ये छोटा सा समरी है बेटा, ताकि आप लोग को एक बार में पूरा कंटेंट आप पढ़ पाओ। ठीक है बच्चे, तो परचेज बुक आपकी समझ में आ गया, सेल्स बुक आप कैसे करने वाले हो, परचेज बुक आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ द सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक जब बनाते हैं हम लोग तो उसके एडवांटेजेस क्या है, इसके पीछे करने की मुझे पर्पस क्या है बेटा हमारा? तो पर्पस बेटा ये है, पहला नंबर 1 ध्यान देना इस पे, the use of subsidiary book that provided the several practical advantage in maintaining the business accounts. These benefits make the process of the रिकॉर्डिंग करना, पहले तो चेकिंग करना एंड मैनेज करना ट्रांजेक्शंस को मोर एफिशिएंट सिस्टमेटिक वे में, एफिशिएंट वे में एंड सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, तो पहला काम, फर्स्ट काम क्या होता है इसका? ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये काम को बांट देता है, काम को क्या करता है? बांट देता है हमारे पास, जब भी हम सब्सिडी बुक बनाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अभी मैंने बात की, हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये 6 पार्ट का एक ही पर्सन संभाल रहा होगा, नहीं क्या पता इसके लिए 4 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, तो इसके लिए मल्टीपल लोग हो सकते हैं। जब मल्टीपल लोग होंगे तो उनको एक तरीके का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाएगा, तो डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? जब एक आदमी एक ही टाइप का ट्रांजेक्शन बार बार रिकॉर्ड कर रहा है तो उससे क्या आएगी? उसके अंदर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी आएगी। एंड उसके बाद वो टाइम सेव कर सकता है, क्योंकि एक आदमी को आप बहुत सारे काम दोगे तो कहेगा पहले मैं ये काम निपटा लूं फिर मैं वाला काम करूंगा। इससे क्या होगा? हर आदमी जो ट्रांजेक्शन है टाइम टू टाइम और टाइमली उसको रिकॉर्ड कर पाएगा और एफिशिएंट मैनर में भी रिकॉर्ड कर पाएगा। फिर इसके बारे में बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आराम से मिल सकती है जब हम लोग इसको सब्सिडी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे सारे सारे ट्रांजेक्शंस को। फैसिलिटी द चेकिंग, जो भी एरर्स हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई करके और फ्रॉड का डिटेक्शन कर सकते हैं कि किसने गलती की है, गलती किसकी हुई है। अब मान लीजिए सारा काम आपने एक ही आदमी को दिया तो सारी गलतियां भी एक ही आदमी के हिस्से में आएंगी, आपको पता ही चल पाएगा कि इसने कौन से ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड किए, कौन से ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड किए हैं। वहीं अगर मान के चलिए आपने 6 बुक्स बनाई है, 6 पर्सन को काम दिया है, अगर परचेज बुक में तो आप सिर्फ परचेज वाले को ही इसके लिए बोलोगे कि मतलब ये आपने गलत किया, आपने सही किया वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन बाकी को नहीं बोलने वाले। लेकिन इसमें आपको फिर जब आप लोग प्रॉपर वे में एक ही जर्नल एंट्री सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप नॉर्मली एक ही पर्सन को उसी के लिए जिम्मेदार ठहराओगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 6 लोग हैं, वो 6 के 6 लोग
में से अगर 1% की गलती है तो आप उसी को ही इसके लिए ब्लेम कर सकते हो, उसी के लिए उसको समझा सकते हो बेटा। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आता है फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बात मैंने अभी की आपसे, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से फ्रॉड, जिसकी वजह से कोई मिस्टेक, जिसकी वजह से कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको बना सकते हैं हम लोग। यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना बेटा, जितनी बातें अभी यहाँ पे हम लोगों ने बात की है वाली, उन्हीं सबको अब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो काम को डिवाइड कैसे कर रहे हैं बच्चे? Some different subsidiary books are maintained for each categories of the transaction accounting work can be divided among the several persons. जैसे कि one clerk may be handled the cash book and another is purchase. इससे क्या हो गया? काम बढ़ गया। जो क्लर्क थे उनको हमने सारे सारे काम दे दिए। मैं यहाँ पे क्लर्क की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है बेटा, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन। तो वो पर्सन क्या कर रहा है? परचेज बुक को संभाल रहा है, सेल बुक को संभाल रहा है, कैश बुक को संभाल रहा है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क पहला काम होता है सब्सिडी बुक का काम को बांट देना। ठीक है, यस सर। दूसरा में आता है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन रेगुलरली मेंटेन सेम सब्सिडी बुक, they gain special knowledge and experiences. उसको अलग तरीके से नॉलेज, अलग तरीके से एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके लिए वो डेली का काम हो चुका है। कोई भी चीज आप रिपीट एंड रिपीट करते जाओगे तो उसके लिए डेली है ये। एंड दिस लीड टू ग्रेटर एक्यूरेसी, स्पीड एंड एफिशिएंसी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यस और नो? यस सर। तो हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे बेटा टाइम सेविंग। क्या बेटा? टाइम सेविंग। अब टाइम सेविंग कैसे बच्चे? As multiple books is used, different accounting process can be carried out simultaneously by the different clerk, and this result faster completion. This result faster completion. वो जल्दी रिकॉर्ड कर पाएगा चीजों को। ठीक है, तो टाइम सेविंग। ठीक है, और अगर एक ही पर्सन को सारे काम दोगे तो शायद वो उतना एफिशिएंट मैनर में रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा वो स्मार्ट नहीं हो पाएगा बेटा। सही है? यस सर। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या बच्चे? यहाँ पे each type of transaction record in separate books. ध्यान देना यहाँ पे, जब हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हर बुक का एक सेपरेट ट्रांजेक्शन होगा। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब आपको चाहिए तो आप उसका आराम से इजिली डिटेक्ट कर सकते हो, इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेट द चेकिंग। ठीक है, मतलब एरर की डिटेक्शन करना। तो ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली, अगर टैली नहीं हुआ तो लोकेट इजिली because transaction classified into record of different books, and such subsidiary book contain the limited number of entries and locating the errors become simpler and quicker. ठीक है, जो जल्दी जल्दी उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि गलतियां कहां पे हुई है जब आपका ट्रायल में मैच नहीं कर रहा। ये बात हमने पहले ही पढ़ी है बेटा कि ट्रायल में मैच नहीं करेगा पक्का कहीं गलती हुई है, गलती हुई है जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल बुक्स के अंदर सब मतलब अलग अलग बुक्स के अंदर सब्सिडी बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए होंगे तो इजी आप आराम से उसको चेक कर सकते हो और उसे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सारी जनरल एंट्री अंदर रिकॉर्ड किया होगा तो बेटा तो शायद मुश्किल होगा बच्चा आपके लिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको एरर मिल गया तो गलती किसकी थी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सौंप सकते हो कि ये गलती आपकी है बेटा। यस और नो? यस सर। मेरी बात यहां पर आप सबको क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने बात की बच्चे यहाँ पे कि एडवांटेजेस क्या सब्सिडी बुक की, तो टोटल कितने एडवांटेज है? नंबर 1 काम को बांटना, नंबर 2 स्पेशलाइजेशन, नंबर 3 टाइम सेविंग, नंबर 4 अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और अगला क्या है बेटा? चेकिंग करना। ठीक है, लास्ट में क्या आता है? फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास अब स्टार्ट होता है यहां से आपका कैश बुक। क्या होता है स्टार्ट? कैश बुक। कैश बुक क्या बच्चे? कैश बुक का मतलब सिंपल सा है जो कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। नाम ही बेटा क्या उसका? कैश बुक। जो पैसा अगर आ रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे, जा रहा है तो उसे आप रिकॉर्ड करोगे। सर उधार पे है तो नहीं रिकॉर्ड करना। ठीक है, डेप्रिसिएशन है तो नहीं रिकॉर्ड करना, डिस्काउंट है तो नहीं रिकॉर्ड करना, डिस्काउंट रिसीव है तो तब भी रिकॉर्ड नहीं करना। सिर्फ किससे रिकॉर्ड करना? मतलब क्या चीज का कंसेप्ट है यहाँ पे? कैश बेसिस। कैश से मतलब कैश नकद आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। पैसा अगर पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पैसे का मतलब क्या है? कैश। अगर पैसे आए हैं तो रिकॉर्ड होगा, पैसे जा रहे हैं तो रिकॉर्ड होगा। हाँ, मान के चलते कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन वो कह रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे सम अमाउंट, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना आपको। ठीक है, इसकी जर्नल भी पास होगी बट इसके लिए हम लोग कैश बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यस और नो? यस सर। अगर ध्यान देना मीनिंग क्या है पहला, कैश बुक का मीनिंग क्या है? कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल या फिर प्राइमरी एंट्री। ध्यान देना बेटा, इसको सिंपली हम बोलते हैं ओरिजिनल या फिर प्राइमरी एंट्री इन विच ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड किस फॉर्म में?
डेट वाइज, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यस और नो, इन द ऑर्डर इन विच दे अकर, जैसे जैसे हुए हैं डेट वाइज, जैसे जैसे हुए हैं। अगर मान के चलिए आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, 2 तारीख है तो 2 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन, अगर 3 तारीख है तो 3 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, मतलब डेट वाइज आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कैश बुक के अंदर डेटा जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड होती है बेटा, डेटा को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। यस यस सर, मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। यस सर, अब इसके अंदर रिकॉर्ड क्या हो रहा है बेटा, तो बोल रहा है पहला नंबर 1, रिसिप्ट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। आप लोग जो पैसा आपको मिलेगा उसे आप किस साइड पे लिखने वाले हो, डेबिट साइड पे लिखोगे, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इन कैश बुक। और अगर आपने पेमेंट्स कुछ भी की हैं, अगर आपने पेमेंट कुछ भी की हैं तो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक किस साइड पे रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, मतलब आपके राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगी, मतलब कैश बुक के राइट हैंड साइड पे। आपका राइट हैंड मतलब कैश बुक का राइट हैंड साइड, यस और नो, मतलब कैश बुक के अंदर भी 2 साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके पास पेमेंट का आना होता है, क्रेडिट साइड में आपका पैसा जाना होता है, सिंपल सिंपल सा बेटा, यस और नो, यस। अब जरा ध्यान देना, जो कैश बुक है हमारे पास, कैश बुक है इन 2 कॉलम कैश बुक वेयर द ट्रांजेक्शन टू सेपरेट कॉलम्स। इसमें 2 टाइप के कॉलम बना देते हैं हम लोग। इसमें कितने, हमारे पास जो कैश बुक है वो 2 कॉलम में ही बनती है बेटा। तो इसमें 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग। पहला कॉलम आपको मतलब फर्स्ट इसमें 2 कॉलम बनेंगे अगर कैश बुक के अंदर। तो एक तो होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक, एक और होती है इसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का बाद में हम लोग बात करने वाले हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिंपल और डबल कॉलम में। तो सिंपल वाले को जिसमें 1 तो इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अगर मान के चलिए आपका डबल कॉलम कैश बुक है तो उसमें दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, एक में कैश और एक में बैंक, एक में कैश और एक में बैंक, दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। अगर मान के चलिए बोल रहा है सिंपल कैश बुक, तो सिंपल में सिर्फ और सिर्फ आप क्या रिकॉर्ड करने वाले हो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अगर बोला डबल कॉलम कैश बुक तो कैश एज वेल एज बैंक, कैश एज वेल एज बैंक। At the end of the period, cash book is balanced by the deducting all payment from the total receipt to find out cash balance and bank balance। ठीक है, और फिर इसकी हेल्प से हम लोग अपना नेट कैश के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात यहां तक आप सबको समझ में आई होगी। यस सर, ओके, सही है, यस सर, ओके बच्चे। नेक्स्ट, अब कैश बुक के फीचर्स क्या क्या है, कैश बुक के मेन फीचर्स कौन कौन से बेटा, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे। कैश बुक सिंपल अपने साथ कुछ फीचर्स कैरी करता है। तो पहला फीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फीचर बेटा क्या इसका, रिकॉर्ड ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसके साथ पहला फीचर ही क्या है बेटा इसका, कि कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ। दूसरा, इसमें रिसिप्ट अलग रिकॉर्ड होती है, पेमेंट अलग रिकॉर्ड होती है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट को सेपरेट क्यों कह रहा है, क्योंकि डेबिट साइड में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसे का आना होगा, और क्रेडिट साइड पे क्या है, पैसे का जाना होगा। पैसे के लिए आपके पास से पैसे का आउटफ्लो होगा। ठीक है, डेबिट साइड क्या है, पैसे का आना, क्रेडिट साइड का पैसे का जाना। तो अगर मैं डेबिट साइड कैश बुक की चेक कर रहा हूं तो मैं सिर्फ रिसिप्ट चेक कर रहा हूं, मैं क्रेडिट साइड चेक कर रहा हूं तो इट मींस मैं पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पेमेंट को ही चेक कर रहा हूं बेटा, यस और नो। तो बोल रहा है सेपरेट है, क्या ये अपने आप पे सेपरेट चीजों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, 2 हो गया हमारे पास, यस सर। नेक्स्ट only record only one aspect कैश या बैंक। कैश बुक रिकॉर्ड ओनली वन साइड ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि कैश है या बैंक है उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अदर एस्पेक्ट इज पोस्टेड डायरेक्टली टू दी लेजर्स अकाउंट, बाद में इसको लेजर करने में हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनसे रिलेटेड अकाउंटों को, जैसे सपोज करो मैंने रेंट पे किया है तो मैं रेंट को लिख दिया, अब रेंट अपने अकाउंट में आराम से पोस्ट कर सकते हैं, हम इसके बिहाफ पे हम पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें चीजें कैसे रिकॉर्ड होती है। सर ये तो हर जगह पे आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यस बिल्कुल सही बात है, ये हर जगह पे होता है क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि डेट वाइज ही अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है, सिस्टमेटिक वे में चीजों को रिकॉर्ड करना। तभी तो हमें अकाउंटिंग करवाई जाती है, तभी तो हम अकाउंटिंग करते हैं, कि जिससे कि हम मेमोरी वाइज कोई चीज को बेटा गायब हो सकती है, वैनिश हो सकती है, बट अगर मान के चलिए हम डेटा को रिकॉर्ड करके चल रहे हैं तो आप कैसे अब वो गायब होगा, वो गायब नहीं हो सकता बेटा, आपको याद रहेगा बच्चे। यस सर। एक्ट एज बोथ, कैश बुक जो आपकी जर्नल की तरह भी काम करता है एज वेल एज लेजर की तरह भी काम करता है। सर जर्नल की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि हम डे टू डे इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हैंड टू हैंड, जो इसका बैलेंस होता है लास्ट में वो लेजर की तरह काम करता है हमारे पास। यस और नो, यस सर। फिर चलते हैं आगे बच्चे। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, कैश बुक इज सब्सिडरी और प्रिंसिपल। ये सब्सिडरी है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब समझ गए बेटा आप लोग, प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बच्चे, सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हेल्पिंग बुक है। तो ये मेन बुक है या फिर हेल्पिंग बुक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं बेटा, ठीक है।
ओके सर, कैश बुक सर्व एज अ डुअल पर्पस, ये दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सब्सिडी बुक क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, तो पहला आंसर बोला गया यस, दोनों के लिए बोल रहा है यस, दोनों के लिए आंसर बता रहा हूं यस, दोनों बुक है बेटा ये, ठीक है। आगे बोला हुआ क्या, अगर सब्सिडी बुक है तो सब्सिडी बुक कैसे, और कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन डायरेक्टली जस्ट वन सब्सिडी बुक, ठीक है। जैसे परचेज बुक, सेल बुक, जैसे परचेज बुक के अंदर आप क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, सेल्स बुक के अंदर आप क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो वो कह रहा है इसके अंदर सारे सारे कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। इसी वजह इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से रिकॉर्ड हो रहे हैं स्पेसिफिक, इसमें सिर्फ सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन या बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया सब्सिडी बुक। इसको क्या बोला गया, सब्सिडी बुक। ट्रांजेक्शन अदर देन दोस इन्वॉल्विंग कैश बैंक पोस्टेड टू द लेजर्स फ्रॉम दी जर्नल्स, ठीक है। और जो इससे हटके हैं उनको हम जर्नल में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। यस सर, तो ये सब्सिडी बुक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल बुक क्यों कहा जाता है, तो कह रहे हैं कैश बुक इटसेल्फ सर्व एज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तरह ही काम कर रहा होता है, कैश और बैंक अकाउंट का काम करता है। इट्स क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली शो द ट्रायल बैलेंस, इसके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको डायरेक्टली हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर सकते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग इनटू लेजर अगेन, क्योंकि इनको हम ऐसा मांगे जाते हैं कि ये लेजर ही है बेसिकली, क्या ये लेजर, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक, क्या बोला जाता है इनको, प्रिंसिपल बुक, ठीक है। हेंस कैश बुक इज कंसीडर्ड बोथ, इसको हम दोनों मान सकते हैं, कैश सब्सिडी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है। यस सर, तो इसका आंसर भी आप सबको मिल गया होगा बच्चे। यस सर, छोटी सी बात लास्ट, यहां पे लिखा है बेटा हमारे पास कितने टाइप की कैश बुक होती है, तो दो टाइप की कैश बुक होती है, एक सिंपल होती है, एक डबल होती है। सिंपल में वन कॉलम होता है, ओनली कैश कॉलम। डबल के अंदर क्या होगा, कैश एज वेल एज बैंक होगा। कैश बुक का काम क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैश की रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करना, जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे का इनफ्लो मतलब आना एंड पैसे का आउटफ्लो मतलब जाना, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। मेरी बात यहां पे आप सबको समझ में आई होगी। यस सर, ओके।